हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। अगर आप भी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोजते खोजते उसके सॉल्यूशन को परेशान हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाए आगे चल के, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, लेक्चर्स मिलती हैं, क्लासेस होती हैं यहाँ पे, और सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और भी सिलेबस के बताए जाते हैं। तो जिसके लिए आपको एक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। आप लोग जल्दी से जल्दी इस सेक्शन को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को सभी जगह पर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस चैनल की ये हेल्प से अपनी अच्छी नंबर गेन कर पाएँ। सो चलिए हम लोग आज सेक्शन बी को कवर करने वाले हैं। CCS यूनिवर्सिटी ये कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले थे, जिसमें कि मैंने ये सेक्शन ए आपको कम्प्लीटली कवर करा दिया हुआ था, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, और जो कि ये पूरा हमारा एक लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। वो लेक्चर अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपको वो आई थिंक 15 नंबर्स गेन कर सकते हैं उसमें। तो वो स्कोरिंग है और कम टाइम में ज़्यादा स्कोर आप उससे कर सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं। प्लेलिस्ट बना होगा, हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ पर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के नेम से एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उस प्लेलिस्ट को देख डालिए। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया हुआ है। तो यहाँ पर चलिए, अब बहुत सारी ये बातें हो गई हैं तो हम लोग सेक्शन बी को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो कि ये मैथ का हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा, जो आपको इसमें कितने नंबर्स का होता है, 7.5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन होता है आपका, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और टोटल क्वेश्चन आपको वो 3 गिवन होता है। तो उसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि आपको उस क्वेश्चन पर 15 नंबर्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम फर्स्ट ही क्वेश्चंस को ले लेते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि आपके एग्ज़ाम पेपर में दिया गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ हैवी यूनिफॉर्म रॉड रेस्ट्स विथ वन एंड अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल, यानी कि कोई भी एक स्मूथ वर्टिकल क्या है, ये मैंने मान लिया कोई भी एक स्मूथ वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर वॉल है। अब देखिए कि दीवार हमेशा खड़े पर होती है कि हॉरिजॉन्टल होती है। उसी खड़े जैसे दीवार आपकी ये लाइन बाय लाइन जुड़ती चली जाती है, आसमान की ओर जाती है, तो वो वर्टिकल हो जाएगी। उसी पोजीशन को हम लोग वर्टिकल कहते हैं। दिस इज़ दी हॉरिजॉन्टल लाइन। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक हैवी रॉड है, जो कि ये एक वर्टिकल वॉल से क्या हुई है, लटकी हुई है। रेस्टेड यानी लटकी हुई है इसके अगेंस्ट में। ये आपकी वॉल से क्या है, रॉड है कोई, वो लटकी हुई है। ये रॉड हो गई आपकी, ये क्या हो गई, वॉल हो गई आपकी, स्मूथ वॉल हो गई है, जो कि क्या है, वर्टिकल है। आप पहले फिगर को समझिए। इस टाइप की पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने, मैंने एक वीडियो डाली हुई है मैकेनिक्स के नेम से डाली हुई है, कि उस जो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिक्स के नेम से वो पड़ा हुआ है वीडियो, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ये केवल ऐसे 4 चैप्टर्स बताए हुए हैं जिससे कि पूरे सिलेबस आपको कवर किया जा सकता है मैकेनिक्स का। तो वो चैप्टर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं, उसी से क्वेश्चन एग्जाम में लगते हैं स्टूडेंट। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी, तो वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लिया करिए, ओके। एक बार
तो यहाँ से देखिए मैंने ये इस चैप्टर का जो स्टेबल और अनस्टेबल चैप्टर है वो कम्प्लीटली कवर कराया हुआ है उस वीडियो में। तो वहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन भी बताया हुआ है। अगर इससे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुटअप करता है और आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन एग्जैक्टली, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए मैंने ये बताया हुआ है वहाँ पर। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपसे बार बार। तो यहाँ से देखिएगा स्मूथ वर्टिकल वॉल है जो कि एक पॉइंट है जिसकी ये लेंथ रेजिस्टिंग किसी एक पॉइंट पर हमारी ये एक लेंथ जो कि ये पेज है, यहाँ पर पेज है और पेज और डिस्टेंस की बी हम लोग मान लेंगे ये। और यहाँ पर फाइंड आउट हमें क्या कर रहा है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है और शो कर क्या दिखाना है कि ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है, अनस्टेबल है, यही हमें शो कर। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, फिगर। तो मेन यहाँ पर क्या होता है, फिगर ही होता है। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो एग्ज़ाम में नंबर कटेगा आपका। तो एक हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया हुआ है, स्मूथ वॉल ले लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए स्मूथ वर्टिकल वॉल, दिस इज़ योर स्मूथ वर्टिकल वॉल। अब यहाँ पर एक मैंने ये पॉइंट ए लिया हुआ है। पॉइंट क्या लिया हुआ है, ए लिया हुआ है। ये रॉड है, क्या है ये जो बना हुआ है ना, ये रॉड है जो कि ये लटक रहा है पॉइंट। इस एंड पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए हुए हैं, पी मान लिए हों। अब इस पूरे हम लोगों ने ये पूरा माना हुआ है अपने से, ओके। तो यहाँ से हम इस पूरे रॉड की जो लेंथ है उसको हम लोगों ने 2a मान लिया हुआ है, दिस। तो यहाँ से ये इसके मिड पॉइंट पर क्या काम करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करती है। हमने बताया हुआ है, हमने जब मैकेनिक्स कवर करा रही थी मैं, तो उसमें मैंने पूरी चीज़ें अच्छे से समझाई थी। तो उस लेक्चर को इसीलिए कह रही हूँ, देख लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो यहाँ से ये जो मिड पॉइंट होता है, यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि यहीं पर पूरे जो सिस्टम का जो वेट होता है यहीं पर लटका होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने वेट यानी कि W मान लिया हुआ है। और यहाँ से ये इस लेंथ, ये जो लेंथ है हमारी, यहाँ से लेकर इस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक मिनट में क्लियर करके फिर से समझाती हूँ। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है ना हमारी, यहाँ से इसकी ये हाइट हॉरिजेंटल से लेते हुए कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। हॉरिजेंटल से लेते हुए इस यहाँ पर ग्रेविटी, जो ग्रेविटी आपकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। O से लेकर P तक की डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या लेट किया हुआ है, B लेट किया हुआ है। कोई भी W वेट है जो कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लटक रही है। देन यहाँ पर P क्या है, कोई स्मूथ पेज है, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी ये चीज़ें जो इसमें मेंशन है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने माना कैसे हुआ है, जो इस फिगर में मान की बनाया हुआ है वही यहाँ पर लिखना है। तो लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ द रॉड 2a। अभी हमने बताया कि ये जो लेंथ है आपकी ये 2a है। वेट ऑफ द रॉड W, इस जो पूरे सिस्टम यानी कि पूरे रॉड की जो वेट है वो क्या है, W है। तो यहाँ से हो गया। अब थीटा क्या है, एंगल थीटा पर, ये जो एंगल थीटा ये कोड बना रही है, एंगल मेड बाय द रॉड विद द हॉरिजेंटल, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन से ये जो वो P है वो हॉरिजेंटल लाइन से एक क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है जो कि ये थीटा है। G क्या है हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि अभी हमने वो नहीं बताया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और AG इज इक्वल टू किसके होगा, GP के होगा। अब इसको समझिएगा, ये देखिए आपका A यहाँ पर है, G यहाँ पर है, इतनी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, और G और P यहाँ से देखिए AG और GP, और GP की भी डिस्टेंस A हो जाएगी। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कोई भी मान लीजिए रॉड ये है, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ये है, ओके। यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इसकी टोटल लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, 2a है, ओके। तो 2a यानी कि 2a इसकी टोटल लेंथ है। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी लेंथ यहाँ पर a आएगी, यहाँ पर भी ये a आएगी, तभी दोनों मिलाकर यहाँ पर 2a हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने a मान लिया हुआ है, यहाँ पर p मान लिया हुआ है, इसीलिए कहा गया है कि ये AG किसके इक्वल हो जाएगा, आपकी ये GP के या PG के, कोई भी कह सकते हैं, वही यहाँ पर लिखा गया, ओके। ये दोनों किसके इक्वल है, A के इक्वल है, ओके। अभी हम लोगों ने बनाया इसकी ये डिस्टेंस, इसकी ये सेम है।
तो ओ पी ये क्या हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ओ है, यहाँ से ये पी पॉइंट है, तो इसको हम लोगों ने नीचे तक ड्रॉ कर लिया हुआ है। तो ओ और पी के बीच की डिस्टेंस क्या है, बी है। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ द पेज फ्रॉम दी वॉल, यहाँ वॉल से डिस्टेंस पेज तक की ये क्या है, बी हो गई। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो दिखाया गया है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन दी ये रॉड, रॉड पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा नीचे कर लेते हैं। फिर यहाँ से देखिएगा फर्स्ट जो ही है वेट W एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट दी जी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वॉल के वर्टिकल, यानी वॉल के वर्टिकली, वॉल कैसा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वेट भी आपका कैसा हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को एक्ट कर रहा है। सेकेंड क्या है, रिएक्शन एट दी वॉल R1 इज इक्वल टू वो हॉरिजेंटल बिकॉज वॉल इज अ स्मूथ। यहाँ पर देखिए वॉल स्मूथ वर्टिकल है, तो यहाँ पर एक जो रिएक्शन होगा एट वॉल पर वो कैसा हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने R1 मान लिया हुआ था। यहाँ से थर्ड है रिएक्शन द पेज R2 अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू P परपेंडिकुलर टू दी रॉड बिकॉज पेज इज स्मूथ। यहाँ पर हम लोगों ने P को एक वर्टिकली, यहाँ से देखिए लेट किया हुआ है ना, एक वर्टिकली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया हुआ है हॉरिजेंटल पर, जिसका हम लोगों ने डिस्टेंस लिया हुआ था। सिंस ओनली ये 3 फोर्सेस एक्ट ऑन दी रॉड, केवल 3 फोर्सेस ही ये रॉड पर एक्ट कर रही हैं। फर्स्ट फोर्स क्या था, वेट। सेकंड क्या था, हॉरिजेंटल, जो कि ये R1 था। और थर्ड क्या था, जो कि ये पेज P था वो। तो इक्वल यहाँ से देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकली हम लोग समझते हैं। ये केवल समझने के लिए दिया गया था, आप लोग केवल एग्जाम में चाहे तो लिख सकते हैं चाहे तो छोड़ सकते हैं, केवल इतना ही लिख दीजिएगा। ओके, तो यहाँ से देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली थोड़ी ज्योमेट्रिकल देखेंगे। ज्योमेट्री हाउ cos थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए कैसे होता है। तो यहाँ पर ये ना लिखते हुए आप लोग केवल इतना लिखिएगा। तो कंसीडर क्या कर लेंगे, राइट एंगल ओ जी पी, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं। यहाँ से देखिए ओ जी पी हम लोगों ने यहाँ से माना हुआ है, इस पूरे ग्राफ में से ओ वेट यहाँ से माना हुआ है, ओ को माना हुआ है ए, इधर वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, यानी कि राइट साइड के वैल्यू को माना हुआ है, इसीलिए इसमें कहा गया है राइट एंगल ट्रायंगल ओ जी पी में। तो ओ जी पी हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया हुआ है। इन ओ जी पी में क्या देखेंगे, ये जो हमारा ओ पी है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। और जो जी पी है, जी पी वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और यहाँ से देखिएगा थीटा एंगल बिटवीन दी रॉड एंड हॉरिजेंटल, रॉड अभी हम लोगों ने देखा हुआ था, इसके बीच में थीटा एंगल बन रहा था पी, और ये जो रॉड हमारा था उसके बीच में, जो हमारा रॉड वर्टिकल जो स्मूथ लाइन थी उसके बीच में, यानी कि रॉड ये हमारा था, तो इसके और इसके बीच में क्या बन रहा था, एक थीटा एंगल बन रहा था, वही कहा गया है। तो यहाँ से हम देयरफॉर बाई कोसाइन रूल इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइन, यानी कि हम आसानी से समझिएगा, लाल बटे का आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये किसका हो गया, साइन का हो जाता है, ये कॉस का हो जाता है। कॉस में क्या आता है, आधार बटे कड़, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया हमारा, बेस दिस ओपी, ओपी हमारा बेस हो गया, और यहाँ पर जीपी हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो ओपी किसके इक्वल था, यहाँ से बी के इक्वल, और जीपी क्या है, ए के इक्वल। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, बी अपॉन ए के इक्वल आ गया। यहाँ से समझ में आ गया। अब इसको आप लोगों ने निकाल लिया। अब फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड। अब रॉड की पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले निकाल लेंगे। तो द हाइट ऑफ द रॉड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबोव द हॉरिजेंटल, तो यहाँ से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ जी, यानी कि ओ जी यहाँ से देखिएगा फिगर में, ओ जो है यहाँ पर और जी जो है
यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो O और G मान लिया हमने यहाँ पर, तो OG किसके इक्वल हो जाएगा, h के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया, तो वही यहाँ से लिखा गया है। तो OG या फिर h इज इक्वल टू A साइन थीटा। अब A साइन थीटा कहाँ से आया, उसी त्रिभुज क्या हम लोगों ने लिया OGP साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फिर लाल बटे का लगाएंगे तो L अपॉन K हो जाए, यानी कि लंब अपॉन कड़ हो जाएगा। तो OG आपका क्या था, परपेंडिकुलर था और GP क्या था, कड़ था। तो OG की वैल्यू क्या आई थी आपकी, OG की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ये। देन GP की वैल्यू A है और साइन थीटा एज इट इज हम लोग रख देंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, V इज इक्वल टू W क्रॉस H होती है, यानी कि वेट इंटू हाइट होती है। तो हाइट की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर से निकाला हुआ है, तो A साइन थीटा हो जाएगा, WA साइन थीटा हो जाएगा, V इज इक्वल टू 10। ओके, अब सेकेंड क्या निकालेंगे, कंडीशन ऑफ अ इक्विलिब्रियम। तो फॉर इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज स्टेशनरी, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी, यानी रुक जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो DV अपॉन D थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है, इसी की रिस्पेक्ट में तो हमें करना होगा। तो यहाँ से D अपॉन D थीटा, तो यहाँ पर देखिए V की वैल्यू है WA साइन थीटा है, तो V की वैल्यू इज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा V पूरी वैल्यू हम लोगों ने किसके इक्वल मान लिया, 0 से, यहाँ से ये हम लोगों ने हटा दिया हुआ है। तो ये अब देखिएगा कॉस थीटा जो होता है वो 0 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल फॉर दिस कन्फिगरेशन। इस कन्फिगरेशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि कॉस थीटा हमारा 0 के इक्वल आ जाए, इसीलिए हम लोगों ने कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर से निकाल ली हुई थी। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू इसीलिए निकाला हुआ था क्योंकि 0 के इक्वल होगा नहीं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, या आपकी यहाँ से B अपॉन A हो जाएगी। फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन इज गिवन बाय ये थीटा इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, कॉस को इधर साइड लेकर जाएंगे तो कॉस इनवर्स B अपॉन A, दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यही क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक आंसर हमारा कंप्लीट होता है, जो कि ये पूछा गया था कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स B अपॉन A होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। अब सेकेंड हमें क्या प्रूव करना था, ये अनस्टेबल है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासों में, जो मैकेनिक्स का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें पढ़ा हुआ है, जब हमारी ये D2 थीटा D2 V अपॉन, यानी कि थीटा आप कोई सा भी ले सककर चल सकते हैं, जब डबल डेरिवेटिव की ये वैल्यू जो होती है अगर यानी कि नेगेटिव में आती है या फिर 0 से लेस आती है तो वो अनस्टेबल होती है, और जब पॉजिटिव में आती है इसकी वैल्यू तो क्या होती है, ये स्टेबल होती है। तो यहाँ से देखिएगा डिफ्रेंशिएट V अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इस वैल्यू को हम अगेन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिएगा D अपॉन D थीटा, अब जो कि पूरी वैल्यू हमारी क्या आई थी वो लिखेंगे। तो ये हमारी पूरी वैल्यू आई थी DV अपॉन DT की, तो माइनस का क्या आया था, यहाँ से देखिएगा WA जो पूरी वैल्यू DV अपॉन D थीटा की आई थी वो यही आई थी। तो WA यहाँ से देखिएगा V की वैल्यू फिर हम लोगों ने रखा, D अपॉन D थीटा रखे हुए हैं। तो यहाँ से देखिएगा, तो पहले एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का WA साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा। एट इक्विलिब्रियम में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन A होता है। समझ गया ना आप लोग, B अपॉन A होता है। तो अभी हम लोगों ने निकाला कॉस थीटा की वैल्यू, ज्योमेट्री सबसे पहले ही निकाला। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा हमारा होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो वही हम लोगों ने लिखा हुआ है दिस यहाँ पर। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने जाना हुआ है कि B अपॉन A होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर ये वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू निकल गई है जो कि ये है। अब साइन थीटा की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो D2 V अपॉन D थीटा स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा,
डब्ल्यू ए साइन थीटा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर निकला हुआ है। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारी वैल्यू आ गई, जो कि ये माइनस में आई हुई है वैल्यू, यानी कि 0 से आपकी ये लेस है वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है ये। अब ये क्या है, माइनस में यानी निगेटिव वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगी। यही हमें प्रूव करना था। सिंस डी टू वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज लेस देन 0, द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा इक्विलिब्रियम पर। अ बॉडी इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी ये मैक्सिमम होगा इक्विलिब्रियम पर, तो ये क्या हो जाएगी, बॉडी आपकी अनस्टेबल हो जाएगी, या हेंस द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। यही हमें प्रूव करना था दोनों। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बी अपॉन ए हो जाएगा। एंड सेकेंड हमें क्या प्रूव करना था, द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन था। बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ से हो गया है। अब देखिएगा जो सेकंड क्वेश्चन था, यानी ये सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, ये सेवन्थ क्वेश्चन आपका पेपर में दिया गया है हम लोगों का, तो सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिएगा, तो देखिए यहाँ से जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन गिवन है वो क्या है आपका क्वेश्चन, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड से सॉल्व करना है, जो कि ये हम लोगों ने पहली क्लासों में इसी सेम क्वेश्चन को कर चुका है। तो इस सेम क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है, जो आप बीएससी 4 सेमेस्टर इन 100% इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट मैथ का बनाया गया है। वहाँ पर जो फर्स्ट लेक्चर ही आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का देखेंगे, वहाँ पर थंबनेल पर ही आपको दिख जाएगा कि कौन सा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड। इस मेथड को आप लोग फर्स्ट लेक्चर ही देख लीजिएगा, उसमें मैंने स्टेप्स भी क्लियर किया हुआ है, और वो एक क्वेश्चन देख लेंगे, ये सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, वहाँ पर हम लोगों ने किया हुआ है। तो उसको अगर देख लेंगे तो सारी और क्वेश्चन जितने हैं पैरामीटर्स पे बेस्ड के, वो सभी भी क्लियर हो जाएंगे। तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा आप सभी। ओके, सो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी में आपको केवल 3 क्वेश्चन ही दिए होते हैं, जिसमें कि 2 आपको करने होते हैं, 2 हम लोगों ने कर चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन जो कि ये हमारा थर्ड है, तो या फिर इसको 8th कह लीजिए, आपके पेपर के अनुसार ये 8th नंबर है। तो यहाँ से देखिएगा, तो जो क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर डेवा स्क्वायर जेड अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डेवा 2 जेड अपॉन डेवा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। ये आपका क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो कि ये आपकी कॉची आइलर इक्वेशन का क्वेश्चन है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका। तो ये उसी तरीके से हम लोगों ने पहले ये जो सेक्शन ए कंप्लीट किया हुआ था, उसमें भी ये इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया हुआ था, जो कि थोड़ा उसको शॉर्ट में करना था, यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग में करना है, बस डिफरेंस केवल यही है। सिमिलर चीज़ वहाँ भी किए थे हम लोगों ने, सिमिलर चीज़ यहाँ भी करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना क्या है, देखिए, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिया गया है, दिस इज अ कॉची आइलर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कैसा है आपका, होमोजीनियस है, जो कि ये कॉची आइलर होमोजीनियस इक्वेशन है। सॉल्व बाय दी ट्रांसफॉर्मिंग दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट देखिएगा, सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन में हम लोगों को करना का क्या है, ये देखिएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है और आप लोगों को नहीं आ रहा है, जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है पेपर के टाइम में,
तो वो क्या कर सकते हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को गिवन इतना तो आप लोग लर्न ही कर सकते हैं, तो इतना सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले CF निकालना होता है, फिर PI निकालना होता है, देन आपको क्या निकालना होता है, जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। यही 3 चीज़ें निकालनी होती हैं, जिसके बाद जनरल सॉल्यूशन आपका क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI का एडिशन, यानी कि टोटल आपको 2 ही चीज़ निकालनी होती है। तो सबसे पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जो कि आइलर कॉची आइलर इक्वेशंस हैं और वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, ये जो कि ये हमारा दिया गया इक्वेशन x है, इसको हम लोग e⁻u के इक्वल मान लेते हैं और y को हम लोग e⁻v के इक्वल मान लेते हैं। अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो u की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, log x हो जाएगी और v की वैल्यू log y हो जाएगी। इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को मालूम होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, डिफाइंड द डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ टेक कर सकते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव को, जो कि हमारे इक्वेशन में क्या दिया हुआ था, x² d/dz/dx² d2z अपॉन, यही हमें दिया हुआ था। तो हम लेट कर लेते हैं डेवा z/डेवा x, केवल एक ही डेरिवेटिव को लेट करते हैं, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डेवा z/डेवा u और डेवा u/डेवा x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो u से अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा डेवा z/डेवा u के फॉर्म में बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, डेवा u/डेवा x, अगर हम देखें कि हम लोगों ने क्या माना हुआ है, देखिए u = log x लिया हुआ है, अगर इसको डेरिवेट कर दे x के रिस्पेक्ट में तो 1/x आ जाएगा। अब इसी की वैल्यु को यहाँ पुट कर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या किए हुए हैं, x को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है यहाँ पर, तो x डेवा z/डेवा x हो गया = ये पूरी ये टर्म ऐसी ही बच जाएगी। या फिर हम लोग यहाँ से z को हटा सकते हैं, तो किस फॉर्म में, ऑपरेटर के फॉर्म में, एक जनरल फॉर्म हमारा क्या बनेगा, देखिएगा, तो ये एक हमारा जनरल फॉर्म बनेगा, जो कि ये x × डेवा/डेवा x हो जाएगा, डेवा/डेवा u du, इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरी ये इक्वेशंस को। यहाँ तक क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से नाउ टेक अप सेकेंड टर्म हम क्या लेंगे, जो डबल डेरिवेटिव है उसको ले लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा डेवा 2/डेवा z एंड डेवा x² डेवा/डेवा x, यहाँ से देखिएगा। अब इसको हम इस फॉर्म में, इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेवा z/डेवा x। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से डेवा z/डेवा x की वैल्यू 1/x आई थी और डेवा z/डेवा u, इसको हम लोग इसके स्थान पे पुट करेंगे, तो देखिएगा ये आ गया आपका। यहाँ से अब क्या कर देंगे हम लोग, अप्लाई प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड रूल लग रहा है, तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड रूल को लगाकर सॉल्व करेंगे। तो ये देखिएगा 1/x डेवा/डेवा u डेवा z/डेवा u प्लस डेवा z/डेवा u माइनस का 1/x², क्योंकि अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा। देन पूरी ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो डेवा/डेवा u आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से डेवा/डेवा u, तो इसको हम du के इक्वल मानेंगे और डेवा स्क्वायर ये वैल्यू को हम du के इक्वल मानेंगे और z हमारा एज इट इज रखेगा। और ये पूरी ये वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, ये du का स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिएगा क्या आता है, x² आ जाएगा। यहाँ से यही चीज़ लिखेंगे, देन यहाँ से कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग z इज इट इज़ लिख देंगे और इस पूरी वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो du का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 10। अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम du कॉमन ले लेते हैं तो du - 1 और z यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि z भी तो कॉमन है।
तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी x की, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी ये गिवन इक्वेशन जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, वो फर्स्ट टर्म हमारा ये था और सेकेंड टर्म ये था। इसको भी सिमिलरली सॉल्व करना है। जहाँ पर आपका x दिया हुआ है वहाँ पर y होगा, जहाँ पर हम लोगों ने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई की हुई है वहाँ पर हम लोग y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और सिमिलर ऐसा ही होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गया, दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब इन दोनों की वैल्यू को हम लोग गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो देखिएगा क्या मिलता है। आप लोग इसको एग्ज़ाम में पूरा ना करते हुए केवल इतनी वैल्यू को अगर याद करके चले जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर सेम क्वेश्चन आता है या इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये टर्म का सॉल्यूशन ये होता है एंड ये वाली टर्म का सॉल्यूशन ये होता है, तो इतने में भी काम चल जाएगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये 7 नंबर में ही पूछा जाता है आपको, 7.5 नंबर में, तो इतना डीपली करने की आवश्यकता नहीं है। इतना करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंदी, क्योंकि इसमें अभी PI निकालेंगे, CF निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सभी चीज़ें लेंदी होती चली जाएंगी। तो इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर आपको समझ में आ गई हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, केवल 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे ये। और अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही तो वो एक ही ऑप्शन लास्ट रट लीजिएगा। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इनटू द गिवन इक्वेशन वी गेट। अब जो हमें फर्स्ट इक्वेशन यानी कि क्वेश्चन गिवन था ना स्टूडेंट्स, उस इक्वेशन में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये A to Z वैल्यू देखिए हम लोगों ने पुट किया हुआ है और ये A to Z पुट कर देंगे ये। देन यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो इसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। Z कॉमन हमारा रहेगा ही है। इसको देखिएगा, यहाँ से हम लोगों का क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अभी हम लोगों ने माना हुआ है कि एक्स की वैल्यू को e⁻u माना हुआ है, तो यहाँ पर स्क्वायर है। और y की वैल्यू को हम लोगों ने क्या माना, e⁻v माना हुआ है। तो अब u का मल्टीप्लाई हो जाता है जब पावर में होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी e⁻2u + v हो जाएगा। क्योंकि ये बेस सेम है तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे पावर्स। ओके, समझ में आया ना। फिर यहाँ से देखिएगा, अब हम लोग क्या कर देंगे, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको एक साइड कर देंगे और जो विदाउट स्क्वायर वाली टर्म है उसको एक साइड कर देंगे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने Z लिखा हुआ है, इज इट इज़। अब देखिएगा इस पूरी ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक चीज़ कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिएगा du - dv यहाँ पर भी है, du - dv यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है। तो इसको हम लोग अब देखिए इसको हम लोग किस फॉर्म में एक चेंज कर सकते हैं, तो du स्क्वायर प्लस dv का स्क्वायर एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में हम लोग du स्क्वायर माइनस का dv का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। ओके, तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम कॉमन ले लेंगे तो केवल हमारा अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह पर 1 आ गया माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। इस पूरी की जगह पर 1 आ गया और ये हमारा एज इट इज़ बच जाएगा, और इसको हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है। ये आपका Z हो गया। आपको समझ में आया ना कि ये कैसे ये सेपरेट होकर ये कॉमन लिया गया है। आप लोग कॉपी में कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछेगा। ओके, फिर आप लोग कम्युनिटी पोस्ट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर ना वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट कर दीजिएगा इसको कैसे आया, तो मैं वहाँ पर समझा दूँगी। ओके, सो स्टेप 2 है आपका, क्या है, CF निकालेंगे। अब इतने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, CF निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि जो अबव वैल्यू यानी कि ऊपर की वैल्यू जो दी गई होती है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इस 0 के इक्वल, ये जो हमारा, इसको हटाकर यहाँ पर 0 रख देते हैं। यही हमारा ऑक्सिलरी फॉर्म होता है। तो ऑक्सिलरी फॉर्म, अब देखिएगा यहाँ पर लर्निंग पॉइंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि हम जानते हैं V है, यानी हमें पता है कि ये जब कोई भी ये इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, du - m dv - a, यानी कि कांस्टेंट है हमारा, ये कोफिशिएंट है dv का, m जो है वो कोफिशिएंट है ये। तो इसका जो सॉल्यूशन या फिर रूट्स कह लीजिए वो क्या होता है, e⁻au f, कोई भी फंक्शन है v + m u, यही इसका सॉल्यूशन होता है। तो फर्स्ट का हम लोग देखते हैं, जो कि ये फर्स्ट टर्म है हमारा,
तो इसका जो सॉल्यूशन या फिर रूट्स कह लीजिए वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा जो m की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर m की वैल्यू 1 दी गई है, क्योंकि ये माइनस का यहाँ पर है और माइनस का यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है, माइनस का 1 दी गई है। ओके, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहता है और a की वैल्यू, इसमें a कहीं पर दिख रहा है आप लोगों को, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर a नहीं दिख रहा है, तो इसका मीन्स है कि ये a हमारा 0 हो जाएगा। तो जब a ही 0 हो जाएगा तो e टू दी पावर a u है, a की वैल्यू 0, u की वैल्यू आपकी है 0 में मल्टीप्लाई 0, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर 1 नहीं लिखा गया है। तो f1 हम लोगों ने लेट किया फंक्शन और v प्लस u, क्योंकि m की वैल्यू 1 है तो 1 में u की मल्टीप्लाई करेंगे तो u ही आएगा। ये समझ में आया ना। अब सेकेंड टर्म देखते हैं हम लोग क्या लेंगे, ये वाला टर्म है सेकेंड, तो इसको हम लोग पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि ये डी यू माइनस का, इसको हम माइनस के फॉर्म में, क्योंकि ये हमारा इस फॉर्म का होना चाहिए, तो माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -1 यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस, क्योंकि अगर दोनों को क्या कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो डी वी है माइनस का 1 इस फॉर्म में हो गया ना। अब इस फॉर्म में आ गया, देखिए ये फॉर्म में आ गया ना ये वाला, तो हियर यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 1 है, यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से क्या है, एंड a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, क्योंकि ये जो माइनस है ना स्टूडेंट, ये इसका आपका जनरल फॉर्म है, ये सभी माइनस जो है वो जनरल फॉर्म है। तो इसीलिए अगर एक हमारा क्या लिखा गया, -1 लिखा गया है, तो इसमें ये केवल 1, अगर प्लस लिखा गया तो -1 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया ना समझ में। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब देखिए e टू दी पावर a u है, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो ये कट के ये केवल e की पावर u आ जाएगा, f2 v माइनस u हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, क्योंकि ये यहाँ से देखिएगा जो f की वैल्यू होती है u माइनस v m u होती है, तो m की वैल्यू क्या हो गई, प्लस होती है, तो यहाँ पर m की वैल्यू -1 है, तो -u हो जाएगा। समझ रहे। अब देयर फॉर सी एफ पार्ट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो सी एफ पार्ट हमारा निकल आएगा ये। अब इसको हम लोग u और v के फॉर्म में दिया गया है, तो इसको x y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो मेन गिवन इक्वेशन क्वेश्चन था ना वो x y के फॉर्म में था। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि log x प्लस u प्लस v क्या होता है, तो log x, u को हम क्या लिख सकते हैं log x, और v को क्या लिख सकते हैं log y। ऊपर से हम लोगों ने जो लेट किया हुआ है वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। तो log, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log x y भी लिख सकते हैं, इज इट इज़ v को क्या माना हुआ है log y और u को क्या माना हुआ है log x, तो इसकी वैल्यू ये होती है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब e टू दी पावर u को हम लोगों ने x माना हुआ है, तो यहाँ पर ले लिए। अब इन सभी ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम लोग, जो सी एफ पार्ट हमारा निकला था u v के फॉर्म में उसमें, तो f1 अब यहाँ से देखिएगा log x y लिख देंगे ये, और यहाँ पर x लिख देंगे ये, क्योंकि e टू दी पावर u था यहाँ पर, तो यहाँ पर जब था तो x हो जाएगा, सेपरेट कर देंगे वैल्यू, जो सी एफ पार्ट आ जाएगा, एक हमारा न्यू फंक्शन आ जाएगा जो कि ये 5 1 एंड 5 2 है, यहाँ पर x मल्टीप्लाई में ही रहेगा ये वाला। तो 5 1 इसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, यहाँ पर इन पूरी ये फंक्शंस को हम लोग 5 1 मान लिए हुए हैं, और इन पूरी ये फंक्शन को हम लोग क्या मान लिए हुए हैं 5 2 मान लिए हुए हैं, जहाँ पर आपका 5 1 एंड 5 2 न्यू आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं। ओके, क्लियर हुआ, सी एफ आपका निकल गया है। अब हम लोग थर्ड स्टेप क्या करेंगे, पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप्स का क्वेश्चन का निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले पी आई इज इक्वल टू 1/, जो वैल्यू हम लोगों ने लास्ट में फाइंड आउट की थी उसको हम लोगों ने लिखेंगे यहाँ पर, जो जिसको हम लोगों ने सी एफ पार्ट फाइंड आउट करने के लिए लिया हुआ था वही वाले को, उसको यहाँ पर लिखेंगे। अपॉन में हमेशा 1/, के फॉर्म में लिखते हैं वैल्यू को, और जो हमारा इक्वल में दिया गया रहता है उसको हम लोगों ने सी एफ निकालते वक्त 0 माना हुआ था इसके। अब इसको हम लोग पी आई में यही मानेंगे, इनटू में यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे ये पी आई निकालते वक्त।
तो यहाँ से देखिए सिंस द राइट हैंड साइड इज द फॉर्म ई, यहाँ पर देखिए जो राइट हैंड साइड यानी कि ये फॉर्म है हमारा, वो कैसा है, राइट हैंड साइड, यानी कि ये इसके इक्वल में ये था। देखिएगा 1 मिनट में दिखा ही देती हूँ। यहाँ से देखिए ये वाला, देखिए ये आपका क्या है, LHS है और ये RHS है। तो ये राइट हैंड साइड है, तो यही कहा गया है कि ये राइट हैंड साइड जो फॉर्म है वो क्या दिया गया है आपका, ये देखिए राइट हैंड, इस फॉर्म का कुछ दिया गया है। जब इस फॉर्म का दिया गया है हो, यानी कि अगर e टू दी पावर के फॉर्म का दिया गया हो कोई भी राइट हैंड साइड आपका e टू दी पावर का दिया गया हो और हमें PI उसका निकालना हो, तो हम यही काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस फॉर्म को लिखते हैं। देन a की वैल्यू जो होती है हमारी, वो a की वैल्यू देखिए क्या दिया गया है आपका, u का कोफिशिएंट a है तो u का कोफिशिएंट 2 दिया गया है, यानी a की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है, जो कि ये हमारे du की वैल्यू है। यहाँ से समझिएगा, जो कि ये किसकी वैल्यू है, du की वैल्यू। अब v की वैल्यू क्या दी गई है, कोफिशिएंट आपका b दिया गया है, जो कि ये हमारा 1 दिया गया है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, जो कि b हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, dv के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से यानी कि du इज इक्वल टू हम लोग 2 पुट करेंगे एंड dv इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से पुट करेंगे, ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारा। सॉल्व करने के बाद इस पूरी ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा एंड इसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे। इसको सॉल्व इधर किया गया है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इसको इधर लेकर आया हुआ था तो इसको हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर e टू दी पावर u को हम लोगों ने x माना हुआ था जिसका होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा इंटू e टू दी पावर v को हम लोग y माने हुए थे। ये यहाँ पर एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर लिख देंगे। अब जनरल सॉल्यूशन PI आपका निकल गया है। अब जनरल सॉल्यूशन 4th स्टेप्स है। तो जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि ये जेड के फॉर्म में हमें क्वेश्चन में गिवन है, जेड डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स, तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन, यानी कि जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो CF प्लस PI होता है, तो CF जो निकला हुआ है पूरा लिखेंगे ये, एंड PI जो निकला हुआ है दिस, ये PI आपका निकला हुआ है। तो यही आपका टोटल जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, ना तो कमेंट करते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना तो शेयर, ना तो सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं करते हैं, केवल देख के छोड़ देते हैं। फिर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती ही नहीं है, जिससे आप बहुत परेशान हो जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कराई जाती है, इसीलिए तो कहा जा रहा है सब्सक्राइब करने के लिए भाई, तो कर दीजिएगा। देन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ आपको समझ में नहीं आया, कहाँ आया है, किस तरीके से पढ़ाया गया है, इसमें आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। सो वो सारी चीज़ें आप कमेंट ज़रूर किया करिए। चलिए अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 3 करेंगे, यानी सेक्शन C करेंगे, जो कि ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर होता है, तो वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें 4th क्वेश्चन होंगे ये, तो मैं हो सकता है कि उसको पार्ट वाइज में डिवाइड करूं, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाने के बाद अपलोड नहीं हो पाती है। सो दिक्कत होती है अपलोड होने में, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ है इस टाइम। सो इसीलिए तो देखिएगा, जो पॉसिबल हो सकता है वो मैं करा दूँगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।